हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपन एसएससी रियल प्री 2023 के जो आपके 36वें पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। अब तक अपन ने 11 9 10 और 11 को जो पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन कर लिया, और 12 तारीख को जो लास्ट शिफ्ट का जो हुआ था ना शिफ्ट 3 में, उसका मतलब 12 तारीख तक का आज कर लेंगे अपन। ठीक है, इस तरह अपन कंटिन्यू रखेंगे, उसको 36 का पूरा सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही एक इजी वे में मैं आपको सोल्यूशन करवा रही हूँ, तो आपको कंटिन्यू मेरी क्लास को देखना है और अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन था साइन 150 डिग्री का सटीक मान ज्ञात कीजिए। साइन 150 डिग्री का मान आपको पता करना है। तो देखिए इस साइन 150 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकती हूँ। क्या 180 में से 30 जाता है तो कितना 150 आ जाएगा। तो साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 180, देखो आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये 0, 90, 180 और 270। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कोस और सेक आपके पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो 180 माइनस 30 डिग्री मतलब 180 में से कुछ घटाओगे तो 90 से 150 डिग्री मतलब 90 से तो बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका साइन प्लस में आता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, 0.5 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यदि समीकरणों 2x प्लस वाई बराबर a और एक समीकरण 8x प्लस बी वाई बराबर 12 के अनंत हल है, तो a और b के मान क्या होंगे। जब भी देखो आपको इक्वेशन दे रखी है और अनंत हल दे रखा है, अनेक हल या अनंत हल दे रखा है, तो वो रेखाएं क्या होती है, आपस में समपाती होती है। और इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, अनंत हल जब भी होंगे तो रेखाएं आपस में समपाती होती है, और क्या हो जाएगा आपका a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2 के। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो a1 तो आपका 2 है, a2 कितना है 8 है। ठीक है, बराबर b1 कितना है आपका, देखो y के साथ में 1 और यहाँ पे y के साथ में कितना है b, बराबर c1 कितना है a और c2 कितना है आपका 12। ठीक है, अपन को a और b की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को लेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से एक साथ a और b की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते। पहले क्या करते हैं, अपन इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं, मतलब इन दोनों टर्म को लेते हैं, इसको देखिए काट लेते हैं तो 4 बार कट जाएगा। तो देखिए b की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहाँ से b इधर चला जाएगा और 4x इंटू b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखिए इन दोनों टर्म को ले लेते हैं अपन, क्या है 1/4 बराबर है आपका a/12 का। तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं अपन, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 से कटोगे कितने बार, 3 बार, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपको पूछा है a और b के मान का योग, a और b का योग कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जैसे आपको याद रखना है कि जब कोई हल नहीं होता तो क्या कंडीशन होती है, जब अनंत हल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, और अद्वितीय हल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या दे रखी है 918768 ठीक है, को 8 से विभाज्य बनाने के लिए एक को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान, एक का सबसे छोटा मान बताना है, और ये संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए 8 से विभाज्य होने का जो नियम है वो क्या है, लास्ट वाली तीनों संख्या आपकी क्या होनी चाहिए, 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित है। ठीक है, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी, 682। यदि ये आपका 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए अपन क्या करते हैं, अब सबसे छोटा मान पता करना है तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन से ही कर लेते हैं। सबसे छोटा मान यहाँ पे 0 रखते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 7
56 और कितना हो जाएगा 4, 42 में नहीं जाएगा तो 0 नहीं रख सकते देखिए। ठीक है, फिर उससे बाद में बड़े से बड़ा कौन सा है, 1 रखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 61 बन जाएगा और 8 7 56 और 5 बच जाएगा 8 6 48, 8 7 56, इसमें 52 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 रखते हैं अपन, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये 56 और 6 बच जाएगा। 62 में 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो आपका 2 भी नहीं आएगा। तो देखिए आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 3 बचा है। ठीक है, देखिए सबसे छोटी संख्या 0 2 और 1 रखने पे 8 से विभाजित नहीं हो रही तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। देखिए 3 लेते हैं तो 8 7 56 और कितना बच जाएगा आपका, 7 बच जाएगा और 72 में आपका 8 का भाग जाता है तो कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट तथा 15% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ₹28 था, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक बिल है, उसमें पहले 25% की छूट दी गई, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, 25% की छूट नहीं देके 15% और 20% की दो छूट दे दी और उनके बीच का जो अंतर था ना वो कितना था, ₹28 था। तो देखिए पहले 25% की छूट दी, अभी यहाँ पे पहले 15% की और दो छूट दी है, 15% और 20% की, तो इसके देखो एक छूट निकालेंगे, एकल छूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना, यदि दो छूट दी हुई है आपको और एकल छूट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100। उससे कर लेंगे, देखो a प्लस बी 15 प्लस 20 माइनस क्या हो जाएगा 15 इंटू 20 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 20 और 15 आपका कितना हो जाएगा 35, 35 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 32%। मतलब दूसरे जो दो छूट दिए है ना उसकी एकल छूट कितने आएगी, कितने के बराबर आ गई 32 छूट की, या तो 15 या 20, 15 और 20% की दो छूट दो या 32% की छूट दो, दोनों बराबर है। और देखिए पहले कितने की दी थी, 25% की छूट दी थी, तो इन दोनों दोनों जो छूट दी है उनके बीच का अंतर कितने का है, देखिए कितना का हो जाएगा 7% का अंतर हो जाएगा। इस 7% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। बिल की राशि मतलब 100%, यदि 7% आपका क्या है 28 है, मतलब 4 गुना इसका। ठीक है, तो 100% का 4 गुना कितना हो जाएगा आपका 400 जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो उसे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए धारा के प्रतिकूल जाने 1 घंटे में कितना 2 किलोमीटर जाता है, तो धारा के प्रतिकूल क्या होता है, चाल निकालते हैं तो देखो धारा और धारा के प्रतिकूल जो नाव और धारा के चाल होती है वो उनका क्या होता है, जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या होते हैं माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो धारा की चाल, एक नाविक धारा के प्रतिकूल मतलब जो धारा के प्रतिकूल जो आपकी चाल है u, इसको किससे कैसे करते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितना जाता है 2 किलोमीटर पर घंटा, प्रतिकूल कितना जा रहा है 2 किलोमीटर पर घंटा, मतलब x माइनस वाई कितना है 2 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना, 60 मिनट या 1 घंटे में कितना जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 10 मिनट में जा रहा है कितना 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा 6 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपकी डाउन स्ट्रीम जाती है या फिर इसको v से शो कर लेते हैं, x प्लस वो अप स्ट्रीम जाती है तो देखो x प्लस वाई जो आपको दे रखा है धारा के अनुकूल कितना जा रहा है 6 किलोमीटर जा रही है, कितने में 1 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अपन को पूछा क्या है, तो उसे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए स्थिर जल में जाने से पहले अपन को क्या चाहिए, नाव की चाल भी चाहिए और धारा की चाल भी चाहिए। एक्स क्या है नाव की चाल और वाई क्या है धारा की चाल,
तो देखिए x कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो 6 और 2 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और y कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा के 2 का भाग दे देंगे, तो y कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब नाव की चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल है 2 किलोमीटर पर घंटा। क्या आ गया, नाव की चाल आ गई 4 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल क्या आ गई, 2 किलोमीटर पर घंटा आ गई। अपन को पूछा क्या है इसने, तो उसे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है, डिस्टेंस बटे 4। तो देखिए स्थिर जल में जो आपकी धारा की चाल रहेगी वो तो क्या हो जाएगी, धारा की चाल नगण्य रहेगी। तो आपको देखो कितना किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर। चाल कितनी है, नाव की चाल 4। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कर लेते, 3/2। 3/2 कितना आ जाएगा आपका, 1.5 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक वर्ताकार चाप जिसके त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, बने हुए त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है, एक वर्त दे रखा है, उसमें से एक त्रिज्यखंड काटा है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री का एक त्रिज्यखंड काटा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, त्रिज्यखंड का परिमाप। परिमाप का मतलब ये वाली लेंथ प्लस में ये वाली लेंथ। ठीक है, तो देखिए ये लेंथ कैसे निकालते हैं, वे पूरे वर्ग का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है। तो देखिए किसी भी त्रिज्यखंड की जो ये वाली लेंथ चाप की लंबाई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 2πr जो पूरा होता है उसको θ/360 से इंटू कर देते हैं। 2πr पूरे वर्ग का क्या होता है, परिमाप होता है, इसको θ/360 से इंटू कर देते हैं। ये क्या आती है, चाप की लंबाई। प्लस में करेंगे, देखो परिमाप बताना है इस त्रिज्यखंड का, मतलब पूरे का, यहाँ पे इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा तो 2r हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 × पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है कि आपको 3.14 लेनी है, r 12 है, थीटा 30 डिग्री है बटे 360 प्लस 2 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 बार, 12 से 12 कैंसिल। अब देखिए इसको आगे नहीं काटेंगे अपन, नीचे 0 0 आ गया तो क्या करते हैं, 2 को 314 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 628। और नीचे 100 है तो 100 का भाग देंगे तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। और प्लस में कितना है, 24। 24 में 6.8 को जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 24 में 6.28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30.28 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा त्रिज्यखंड का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 12% प्रतिवर्ष ब्याज दर से 13 महीनों में ₹6700 पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। सिंपली अपन SI=PRT/100 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो आपको देखो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। आपको मूलधन दे रखा है 6700, आर दे रखा है 12/100 आ जाएगा। और देखिए टाइम किसमें दे रखा है, 13 महीनों में दे रखा है। तो इसको देखो आपको जो दर दे रखी है ना, वार्षिक दे रखी है, तो आपको 13 महीनों को भी किसमें, वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का भाग दे देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 7 91, हासिल में 9 चला जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 13 6 78 और 9 हासिल में था तो 78 और 9 कितना आ जाएगा आपका, 78 और 9 कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो कितने रुपए लगे मिलेंगे आपको, सॉरी एक बार कैलकुलेशन कर 13 7 91 होता है, हासिल में 9 चला जाएगा, 13 से 78 और आपका 9 कितना हो जाएगा, 87, सॉरी 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 871 रुपए आ जाएंगे आपके ब्याज के रूप में। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 32 पाई मीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रखा है आपको, एक शंकु है, इसकी परिधि दे रखी है कितनी, 32 पाई। परिधि क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ये परिधि कितनी दे रखी है, 32 पाई दे रखी है।
ये आपका आर होता है, त्रिज्या होती है, ठीक है, ये ऊंचाई होती है और ये क्या होता है, एल होता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, क्या निकालना आपको, एल का मतलब त्रियक ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी, ये त्रियक ऊंचाई होगी, ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो देखिए त्रियक ऊंचाई ये क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो जो एल निकालते हैं वो कैसे आता है आपका, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए अपन को क्यों चाहिए, एल क्यों चाहिए, क्योंकि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, शंकु का पाई आर एल होता है, ठीक है। तो अपन को एल भी चाहिए। देखिए एल निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास में एच तो है 8 मीटर ऊंचाई, क्या निकालना जरूरी है, अपन को आर निकालना जरूरी है। तो देखिए ये क्या होता है नीचे, कि यदि इसको अपन 3D में देखते हैं तो ये क्या होता है, एक वर्त होता है, और वर्त की क्या दे रखी है, ये परिधि दे रखी है। तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और ये कितनी दे रखी है, 32 पाई दे रखी है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। एच कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, या तो इसको 64 इंटू 4 लिख लें, ठीक है। 64 इंटू 4 लिख सकते हैं, 256 को। तो क्या करेंगे, 64 दोनों में से कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, एक यहाँ पे बच जाएगा, और 4 ये है, कितना आ जाएगा, 5। तो कितना आ जाएगा, 8 रूट 5 आ जाएगा इसका। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रूट 5 आ गई अपने पास में। अब देखिए पाई जो आंसर दे रखा है वो पाई के फॉर्म में रखना है। तो क्या करना है, को पाई की वैल्यू नहीं रखनी कोई भी, पाई को पाई रहने दो। आर कितना दे रखा है अपन को, आर कितना आया अपने पास में, 16, और एल कितना आया है, 8 रूट 5 आया। अब कितना आ जाएगा, 16 को 8 से इंटू करोगे तो 128 रूट 5 पाई, इसका क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल पूछा है तो ये आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 128 रूट 5 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, 9.6 इकाई त्रिज्या वाला त्रिज्यखंडी कोण, त्रिज्यखंडी कोण कितना 75 डिग्री है, तो चाप की लंबाई कितनी है। देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि यदि चाप की लंबाई निकालनी है तो क्या करेंगे, 2 पाई आर थीटा बटे 360 कर दो, पूरे वर्ग की जो परिधि होती है उसमें किस इंटू कर दो, थीटा बटे 360 से इंटू कर दो। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, त्रिज्या 9.6 इंटू थीटा कितना दे रखा है, 75 डिग्री बटे 360, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। अच्छा पाई की फॉर्म में दे रखा है क्या, तो पाई की फॉर्म में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, इसको मैं 0 को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूं, तो देखो कैसे करेंगे, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूना 8 और 4 16, 12 से 12 24, 12 36, 3 से 3 तो देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पाई क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर आपका ये हो जाएगा। देखिए आगे में दर्शाया गया है, देखिए एक आपको ग्राफ दिया गया है, उसमें आपको प्रतिशत वितरण बताया गया है कि आधारभूत संरचना पे उसने 20% वितरण किया है, परिवहन पे 12.5, मतलब ये सारा परसेंटेज में दे रखा है, विज्ञापन पे कर, R&D वेतन और आपका ऋण पर ब्याज, ये सबका क्या दे रखा है, आपको वितरण बता रखा है, ठीक है। आपको देखो किस क्वेश्चन का आंसर देना है, कंपनी के व्यय की कुल राशि R&D पर व्यय की गुना है, कंपनी के व्यय की कुल राशि R&D पर व्यय की गुना है। देखिए आपको क्या बताना है, R&D कंपनी का कुल व्यय कितना है, 100% मानेंगे, 100%। R&D पर कितना, R&D पर कितना व्यय किया गया है, 10% व्यय किया गया है। तो आपको बताना है कंपनी के व्यय की कुल राशि, व्यय की कुल राशि R&D पर व्यय की, R&D पर व्यय की कितनी गुना है,
भाई कितनी गुना हो जाएगी ये, कितनी गुना हो जाएगी? अच्छा, आर एंड डी पर कितना गुना वे है? 5 गुना है। तो ये कितना भाई 100 आपका 100% आपका 5 का कितना कितना गुना के बराबर है? 20 गुने के बराबर ही तो है ना, ये 20 गुना ही तो है ना। 100 5 का कितना गुना है? 20 गुना। तो कितने के बराबर हो जाएगी? 20 गुना के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप देखे कर देते। टोटल कितना है? टोटल वे 100% किया गया है, और उसमें से आर एंड डी पर 5% किया गया है। तो 100 आपका 5 का कितना गुना है? 20 गुना ही तो है ना। तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए प्लस सी माइनस 1 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए इसको जब सोल्व करते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए दो को ए सी और 1 से इंटू करेंगे और इधर लेके आएंगे, तो दो माइनस 2a माइनस 2c, और ये माइनस का 2 ए होगा, वो इधर आके प्लस का 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। जब भी आपके पास में देखो यहाँ पे ए स्क्वायर भी दिख रहा है आपको, ए भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब ए से रिलेटेड कोई फॉर्मूला बन सकता है। आपको पता है कि मतलब 2a भी 2 भी फॉर्मूले में आता है, और ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करने पे भी कोई फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, ऐसे देखो बी की कोई टर्म नहीं है, तो बी का नहीं बनेगा। सी की भी दे रखी है, यहाँ पे देखो सी, और यहाँ पे सी स्क्वायर और सी। तो देखिए अपन दिमाग लगाते हैं कि इस दो का क्या करें कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन जाए। इस दो को मैं 1 प्लस 1 लिख लूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस मैं लिख दू 1 का स्क्वायर, इस एक को एक में यहाँ पे ले लेती हूँ, और यहाँ पे 2 ए हो जाएगा। ऐसे बी स्क्वायर के साथ देखो कुछ ही नहीं है भाई, बी नहीं है ना, तो इसको बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने दो। ऐसे सी स्क्वायर को देखो, इसको 1 प्लस 1 लिखा था, यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर लिख दू, माइनस 2c बराबर 0। तो ये 1 और 1 ये 2 आ गया, सेम जो इक्वेशन थी वही बन गई आपकी। अब देखिए अपन दिमाग लगाते हैं कि ये वाला आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है क्या? a माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, और ये क्या बन गया? c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। भाई ये 0 कब आएगा? यहाँ पे जब ये तीनों टर्म अलग अलग आपकी क्या हो? 0 हो। a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी आपको क्या है? 0 है। बी स्क्वायर भी आपकी 0 है, और c माइनस 1 का होल स्क्वायर भी क्या है? अलग अलग आपकी ये तीनों टर्म यदि आपकी 0 है तो ही यहाँ पे 0 आएगा। बताओ यदि किसी भी एक टर्म को भी आप 0 नहीं करे तो यहाँ पे 0 ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। तो क्या करते हैं, तीनों टर्म को आपको अलग अलग 0 लाना पड़ता है। मतलब a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी 0, बी स्क्वायर भी 0, और a माइनस c माइनस 1 का होल स्क्वायर भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, b आ जाएगा 0, और c भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो कितना आंसर आएगा? a का क्यूब 1 प्लस 0, c का क्यूब मतलब a का क्यूब 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1/3 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखिए दो पाइप है ए और बी, ए भर सकता है 1/3 घंटे में। इसको मैं क्या लिख दूं? 4/3 लिख सकते हो क्या? ए भर सकता है 4/3 घंटे में, और बी भरता है 2 घंटे में। ठीक है, टंकी की क्षमता पता करनी है। टंकी की क्षमता कैसे पता करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। और देखिए आपको पता है कि जब भी आपके ऐसे भिन्न संख्याएं होती है और उनका एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर देखो इस 2 को भी मैं 2/1 लिख लूं, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या को क्या लेते हैं? एचसीएफ। 3 और 1 का एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
ठीक है, 4/3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए दोनों की एक एक घंटे की एफिशिएंसी निकालते, 4/3 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है इसने, दोनों मिलके उसको खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे, दोनों मिलके देखो कितना भरना है, 4। दोनों 1 घंटे में कितना भाग भर सकते हैं, 5। तो देखिए 4/5 घंटे में क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, पूरा भर देंगे। तो 4/5 तो कहीं पे नहीं है, इसको ये घंटा है तो मिनट में चेंज कर लो। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू कर दो। देखो 5 से काटोगे तो कितने, 12, 12 5 60 होता है, 12 बार कट जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 4 48 मिनट में क्या कर देंगे, दोनों मिलकर उस टंकी को पूरा भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला, 2 और 32 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्याओं को इंटू करके उनका रूट ले लो, यही उसका मध्यानुपाती होता है। 32 दूना 64, 64 का रूट कितना होता है, 8। बिल्कुल एजुकेशन था, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 डीए से क्वेश्चन आया था, नीचे गई तालिका पिछले कुछ वर्षों में एक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित 3 प्रकार की कारों ABC का उत्पादन हजारों में दर्शाती है। ठीक है, आपको एक डीए मतलब ऐसे सारणी दी गई थी, उसमें 3 प्रकार की कारें हैं ए बी और सी। इनका उत्पादन 2012 में इतना, 2013, 2014 और 2015 का डेटा आपको दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, 2012 से 2014 के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार की कारों की औसत संख्या, 2013 से 2015 तक कंपनी द्वारा उत्पादित बी प्रकार और सी प्रकार की कारों की संयुक्त औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए सबसे पहले आपको 2012 से 2014 तक ए प्रकार की कारों का औसत निकालना है। 2012 से 2014 तक ए प्रकार की कारों का एवरेज निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 10, ये डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 8 16 24 25, 5 हासिल में 2 चला जाएगा, 6 6500। ठीक है, टोटल कितनी आ रही है, 6500। इसका एवरेज निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए 6500 में 3 का भाग नहीं देते, इसको ऐसे कैसे रखने दो। अब आगे क्या बोला है, 2013 से 2015 तक कंपनी द्वारा बी प्रकार और सी प्रकार की कारों का संयुक्त औसत संख्या, 2013 से 2015, 2013 से 2015 का मतलब बी प्रकार की कारों का की संख्या ये है और सी प्रकार की कारों की संख्या ये है। इनका देखो औसत निकाल के फिर आपको दोबारा से इनका मतलब संयुक्त औसत दे रखा है ना, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2013 से 2015 में बी प्रकार के कारों का उत्पादन कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा, 7 4 11, हासिल में 1 चला जाएगा, 10 12 9, इतना आ जाएगा बटे 3। इसका एवरेज ये निकलेगा। ठीक है, और कंपनी सी का एवरेज देखो कितना आ जाएगा, लास्ट में 0, फिर 7 5 12 और 21, हासिल में 2 चला जाएगा, 5 8, इतना आ जाएगा। और इसका ये क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। ये कंपनी सी प्रकार की संख्या का क्या है, एवरेज है। और मतलब ये क्या है, बी प्रकार की कारों का क्या है एवरेज, और सी प्रकार की कारों की संख्या का एवरेज है। इसका संयुक्त औसत चाहिए अपन को। संयुक्त औसत का मतलब इनका जो एवरेज है, अब इन दोनों को जोड़ के उसका एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो कंपनी बी और सी का जो संयुक्त औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 0 1 1 2 5 और 2 7 और ये कितना आ जाएगा, 17 बटे 3 इंटू 2। ठीक है, देखिए इस 3 से तो नहीं काटते, देखिए कट रहा है क्या, 7 7 14, 3 से वैसे भी नहीं कट रहा, 2 से काट लेते हैं अपन, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, कितना हो जाएगा भाई, कंपनी ए का ये है, कंपनी बी और सी का जो संयुक्त औसत है वो कितना है, 8860 बटे 3। ठीक है, आपको बताना है कि ये वाला जो औसत है ये इस औसत से कितना कम है। तो देखिए घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे इसमें से ये इसको घटाएंगे, कितना कम है ये देख लेते हैं अपन, कितना कम है। देखिए ये 6 आ जाएगा और ये 3, 2360 कम है। किससे कम है, 2360 कम है। ठीक है, ये किससे कम है, तो देखिए अपन निकालेंगे किससे कम है ये भाई, यहाँ पे 2360 बटे 3 आएगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे 2360 बटे 3 आएगा।
ये किससे कम है, ये 3 लिख लेते हैं या तो, ये किससे कम है 8860/3 से कम है। इनटू क्या कर देंगे अपन, परसेंटेज निकालेंगे 100। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटते हैं 2, 2 से काटते हैं 1, 1 2 8 16, मतलब और नीचे 2 से काटेंगे 4 4 3, मतलब आपको क्या करना है 11,800 में 443 का भाग देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन भाग दे लेते हैं, 3 बार तो जाएगा ना, क्योंकि 3 बार देंगे 4 से 1200 से ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं 2 बार दे लेते हैं, 2 बार देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 886 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है, 394 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आगे 0 है, 0 उतारते हैं, तो देखिए अब भाग देते हैं अपन 4 स्थान 28, एक बार नहीं नहीं, अच्छा हाँ, ये इतना ही आ रहा है ना, हम्म, एक मिनट, इतना नहीं आएगा, ये आएगा 29 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब देते हैं अपन, देखिए 7 से देंगे तो ज्यादा चला जाएगा, देखिए देखते हैं कितनी बार जाएगा, 7 से 21 का 1 कैंसिल की 2, 7 चौक 28, 29 का 7 चौक 28, 7 21 का कैंसिल, 7 चौक 28 और 30 आखिर में 3, 7 चौक 28 और 3, दिल्ली के ऊपर चला गया तो आपको 7 बार नहीं जाएगा, ये 6 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 6 के लगभग आएगा, 6 से इंटू करते हैं तो 6 3 18 से 4 24 और 1 25, 2 6 4 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, इतना आएगा, ठीक है। तो 26 पॉइंट कुछ आएगा ये, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में अपने पास में 26.6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये संयुक्त औसत, जो संयुक्त औसत संख्या था, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना था और थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका डीआई से है ना, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। निम्नलिखित चार्ट क्रमशः मुद्रणालय ए बी और सी से वर्ष 2018 2020 2022 में हजारों की संख्या में पाठ्यक्रमों के मुद्रण को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आपका एक ग्राफ है, आपके क्या दे रखा है, चार्ट दे रखा है, इसमें 3 प्रकार के क्या है मुद्रणालय है, ए बी और सी, जहाँ पे प्रिंट होता है 3 है, ए बी और सी। यहाँ पे देखो पाठ्यक्रमों की संख्या दे रखी है, हजारों में आपको दे रखी है। ये वाली जो आपकी चार्ट है वो देखो, ये जो आपकी ऐसे वाला है ये दर्शा रहा है आपका 2018 को, ये 2020 को और ये 2022 को दर्शा रहा है, ठीक है। आपको देखो क्या पूछा है, अच्छा यहाँ पे मुद्रण सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ष 2018 में मुद्रणालय बी द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रमों और वर्ष 2020 में मुद्रणालय सी द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रमों का अनुपात कितना है। 2018 में बी, 2018 देखो 2018 का ये वाला है और बी में ये, तो कितना है 12, ठीक है। और सी 2020 में सी में 2020 में सी में 2020 में सी में ये है, तो ये देखो सी में कितना है 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका अनुपात ही आपको पूछा था, देखिए 3 से काट दे तो 4, 3 से काट दे तो 3, कितना आ जाएगा 4:3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बिल्कुल एजुकेशन था ये। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 7 cos a = 6 है तो cosec a प्लस cot a बटे cosec a माइनस cot a का संख्यात्मक मान कितना होगा। देखिए क्या दे रखा है, cos a बराबर कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, ठीक है। cos क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से लंब कितना आ जाएगा अपने पास में 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखो देखिए इसको थोड़ा सा अपन कैसे करते हैं, देखो कोसेक ए कितना होता है आपका, चलो इसको यहीं से कितना हो जाएगा 36, ठीक है। कितना आ गया आपका 3 और ये 13 आ गया, रूट में 13 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कोसेक ए कितना होता है आपका कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है आपका 7 बटे लंब कितना आ रहा है √13 प्लस कोट ए कितना होता है आपका आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है
6 और लंब कितना हो जाएगा √13। ऐसे देखो नीचे क्या आ जाएगा 7/√13 -6/√13। देखिए एलसीएम लेंगे तो √13 से √13 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 7 और 6 13 आ जाएगा और नीचे 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 13 ही आ जाएगा। ठीक है, या तो आप पहले ये वैल्यू पुट करके कर लो या फिर उसको साइन कोस में चेंज करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, उससे भी इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना आ गया आपका आंसर 13 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 10 को देख के पर एक चीज तो पता करना लगा सकते हैं कि लास्ट में 0 आना जरूरी है, तभी 10 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो देखिए पर ऑप्शन पे देखते हैं तो 2 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक 0 नहीं है, तो इनको तो चेक ही नहीं करना अपन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी को तो चेक ही नहीं करना। उसके बाद में 2 का, भाई 10 का भाग जा रहा है तो 2 का भी जाएगा 5 का भी जाएगा, इनका तो चेक नहीं करना, अपन को डायरेक्ट 11 का पता करना है कि 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है आपकी। और 11 का नियम मैंने आपको बता रखा है कि जो आपके ओड और इवन प्लेस पे जो संख्या होती है उनको योग करते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उनका योग करके क्या करते हैं आपस में माइनस करते हैं, तो उनका जो अंतर आता है वो तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए 11 का अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो 9 और 5 14, 14 और 7 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 21 में से 10 जाता है तो कितना आ जाएगा आपका 11। भाई यहाँ से आपका 21 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, और 11 क्या है आपकी 11 से आपकी 11 से विभाज्य है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका बी ऑप्शन ही हो रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सी संख्या देगी, ये संख्या हो जाएगी जो आपकी चारों संख्या होती। देखो आपको ये नहीं करना कि 2 का भी चेक कर रहे हो 5 का भी कर रहे हो, यदि 10 का चेक कर लिया तो 2 और 5 से जरूरत ही नहीं है क्योंकि 10 में 2 और 5 दोनों को भाग जाता है, तो 10 और 11 का ही चेक करना है अपन को यहाँ पे। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले तो वेतन जो होता है वो क्या हो जाएगा, वेतन किसके इक्वल हो जाएगा आपका खर्च प्लस बचत हो जाएगा। टोटल जो वेतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, खर्च प्लस बचत हो जाएगा। खर्च और बचत का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:1 दे रखा है। तो देखिए मैं इसको क्या कर लेती हूँ, खर्च और बचत आपका 3:1 में, तो वेतन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए मैं सबके लास्ट में 2-2 जीरो लगा लेती हूँ, क्यों, क्योंकि इससे अपनी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वेतन 25% बढ़ रहा है तो 400 का 25% कितना हो जाएगा 25 चौक 100, मतलब 100 बढ़ जाएगा, बढ़ गया कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बचत 10% बढ़ रही है, बचत 10% मतलब 100 से कितना बढ़ रही है 10%, 110। तो देखिए अब दोबारा से देखते हैं, 500 वेतन है, बचत आपकी 110 है, तो खर्च कितना हो जाएगा 390। ठीक है, 500 में से आप 110 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 390। तो देखिए खर्च आपका किस अनुपात में बढ़ा, खर्च पहले 300 था, अब कितना हो गया 390, कितना बढ़ गया 90 बढ़ गया। किस में से बढ़ा है ये 300 में से, इंटू क्या कर दोगे परसेंट में निकालने के लिए 100 से इंटू कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 है, जहां 6 थीटा एक न्यून कोण है, तो cot 5 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या था वो कंसेप्ट, यदि a प्लस बी 90 डिग्री है, यदि a प्लस बी 90 डिग्री है, मतलब a और b दो कोण है, उनका योग कितना 90 डिग्री है, तो tan a इंटू tan b कितना होता है आपका 1 होता है, और कोट a इंटू कोट b इक्वल टू भी कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा अपन कह सकते हैं कि यदि tan a इंटू tan b आपको 1 दे रखा है, इसका मतलब a और b का जो योग है वो कितना है 90 है। यदि कोट a और कोट इंटू कोट b आपको 1 दे रखा है, इसका मतलब है a और b जो कोण है उनका योग कितना है 90 डिग्री है। तो बस यही कंसेप्ट आपको बताना है, यहाँ पे लगाना है
कि tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका मतलब 4 थीटा प्लस 6 थीटा कितना किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो देखिए tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 90 के, और थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी? 9 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, आपको पूछा है कोट 5 थीटा, थीटा की जगह 9 लिखेंगे तो कोट 9 5 45, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। आगे वाला देखो, एक्स वाई और जेड के वे मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट किया जा सके। आपको देखो 3 समीकरण दिए गए हैं, 5x माइनस 3y प्लस 7z बराबर 22, 3x माइनस 5y माइनस 2z बराबर 46, माइनस का 46, 2x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू 24। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको बेसिक से सोल्व कभी भी नहीं करना है, इसको क्या करना है, ऑप्शन उठा के अपन को सोल्व करना है। और ऑप्शन में भी क्या करना है, अपन को एक ही समीकरण को संतुष्ट करवा लेते हैं। ठीक है, कहीं पे 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तब अपन दूसरा समीकरण लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, देखो पहला ऑप्शन लिया अपन ने, मैंने क्या किया, x को 5 रखा, y को 8 माइनस का 8 रखा और z को 3 रखा। तो देखिए 22 आता है क्या? x को 5 रखा तो कितना आ जाएगा? 25, y को माइनस का 8 रखा तो कितना आ जाएगा? 24, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और z को कितना 7 21। तो बताओ इनको जोड़ेंगे तो 22 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखो, x को माइनस 5 रखना है तो माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये माइनस का 25 बन जाएगा। ठीक है, y को कितना रखना है? 3 रखना है तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 9, माइनस का 9, और z को कितना रखना है? आपको z को रखना 8 है तो कितना आ जाएगा? 8 7 56। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 25 में 9 जोड़ोगे तो 34, 56 में से 34 जाएगा तो कितना आ रहा है? 22 आ रहा है क्या? मतलब ये वाले मान हो सकते हैं आपके। ठीक है, आगे अपन ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं, कहीं 2 ऑप्शन अपने मैच ना हो जाए। x को माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 25। देखो माइनस 8 रखा है तो सारा माइनस में हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे वाला देखो, आगे देखते हैं अपन, आगे भी ये वाली संख्या ये बस यहाँ पे माइनस, तो ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक व्यापारी क्रम से ₹4 और ₹6 प्रति केजी मूल्य वाली 2 प्रकार की चीनी की 5 केजी और 3 केजी मात्रा मिलाता है। प्रति केजी मिश्रण का लागत मूल्य रुपए में ज्ञात करें। देखिए क्या है, 4 रुपए प्रति केजी वाले कितने किलो चीनी लेता है? 5 केजी, तो कितने रुपए हो गए टोटल? 5 और 20 रुपए। ठीक है, क्या कर रहा है, 3 केजी कितने कितने रुपए की ले रहा है? 6 रुपए प्रति केजी वाले, तो इसका कितने दिए? 6 18, टोटल रुपए कितने हो गए? ये हो गया आपके 8 और 2 3। आपको पूछा क्या? 38 रुपए टोटल हो गया। आपको पूछा है प्रति केजी मिश्रण का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? प्रति केजी मिश्रण का लागत मूल्य, भाई 38 रुपए में आपको कितना केजी मिश्रण, कितना? 5 और 3 8 केजी, तो मिश्रण का कितना मूल्य हो जाएगा? 8 का अपन भाग लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, कितना बचेगा? 6, 8 7 56। देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है पर आपने 4.75, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत मूल्य का 320% है। यदि लागत मूल्य में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का कितना % लाभ है? दशमलव के एक स्थान तक बताना है। देखिए क्या बोल रहा है, जो लाभ है लागत मूल्य का 320% है, मतलब लागत मूल्य मैंने 300 मान लिया तो लाभ कितना हो गया? 320। यहाँ से एस पी कितना आ जाएगा आपका? देखो कितना आ जाएगा? 420 आपका एस पी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, लागत मूल्य में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। 10% की वृद्धि मतलब लागत मूल्य हो गया आपका 110%। ठीक है, 110 हो गया लागत मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर है। विक्रय मूल्य आपका था वो ही है, तो विक्रय मूल्य का कितना % लाभ है? तो जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का, अब देखो लाभ कितने का हो रहा है, ये देखो आप कितने का लाभ हो रहा है? 310 का लाभ हो रहा है। ये विक्रय मूल्य का कितना % है? विक्रय मूल्य का कितना % है? किसका भाग डालेंगे? 420 का भाग डालेंगे इंटू 100। तो देखिए ये निकाल लेते हैं ना, बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य का कितना % लाभ है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 310 का। विक्रय मूल्य कितना है? 420। ठीक है, ये निकाल लेते हैं कितना % आएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटते हैं अपन
तो कितनी बार कट जाएगा, 21 बार कट जाएगा। और इसको 2 से काटते हैं तो ये 2 एकम 2, 2 5 10, 2 5 10, कितना आ जाएगा 1550 में किसका भाग देना है, 21 का भाग देना है। तो कितना आ जाएगा, देखो 21 7 147 होता है, ठीक है। कितना बच जाएगा 8 0, 21 पंजे 105 हो जाएगा, 21 4 84, 21 3, मतलब 73 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 73.8% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, बाह्य बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को A और B, F लेस देन आपका FB पर प्रतिच्छेद करता है और C पर वृत्त को स्पर्श करता है। O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AFC बराबर 50 और कोण यदि कोण ACF बराबर 50 डिग्री और कोण AFC बराबर 30 डिग्री दिया है तो कोण AOB का मान पता करना है। देखिए क्या दिया हुआ, आपको एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे एक वृत्त है, बाहर से कोई एक बिंदु है, वो क्या करता है, एक युग्म वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। F से A और कोई लाइन खींचते हैं तो A और B पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए A यहीं पे आएगा क्योंकि इसने दिया है कि FA की जो लेंथ है वो FB से कम है। और क्या है, C पर स्पर्श, C पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ऐसे। ये आपका क्या हो गया, C बिंदु। ये मैंने मान लिया इसका O क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब आपको देखो क्या दे रखा है, यदि ACF यदि ACF कितना है 50 डिग्री, ठीक है। और AFC ये आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है। तो AOB मतलब ये वाला कोण आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिला देती हूँ, केंद्र को आपका टेंजेंट से मिला दिया। तो देखिए अपन को पता है, एक चीज अपन को पता है कि वृत्त की त्रिज्या और टेंजेंट स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये पूरा कोण कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला बताओ कितना, ये पूरा 90 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब ये वाला 40 है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा क्या, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और देखिए ये एक त्रिभुज है AFC, इसमें ये 50 ये 30 कितना हो गया 80, तो ये कितना बच गया 100 बच गया। ये कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 100 है, ये 40 है, पूरा 180 है, तो अंदर कितना बच गया, अंदर ये भी 40। अब ये वाला ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण आपका बराबर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कोण आ गए, तो अपन ये वाला कोण निकालते, तीसरा कोण निकाल लेते हैं। वे तीनों कोणों का योग 180, तो ये 40 40 80 हो गया, तो ये कितना बच गया 100 डिग्री बच गया। ये अपन को निकालना था, AOB का मान कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका D से हो जाएगा। देखिए इसके लिए इतना सा कंसेप्ट आपको ये पता रखना था कि क्या आप जो वृत्त की जो त्रिज्या और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि ये वाला आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं पर त्रिभुज ABD और FEC में कोण BAD बराबर 60 डिग्री, लाइन BD बराबर है लाइन EC के, कोण ABD बराबर है कोण FEC बराबर है 90 डिग्री और लाइन AB बराबर है लाइन FE। तो आपको बताना है कोण BAD बराबर कोण FCE का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो अपन को दिया हुआ क्या है, कोण BAD बराबर 90 कितना 60 डिग्री, कोण BAD बराबर 60 डिग्री, ये अपन को क्या दे दिया 60 डिग्री दे दिया। कोण लाइन BD बराबर है EC के, लाइन BD ये वाली लाइन किसके बराबर है EC के। देखो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग कर लेती हूँ। देखिए कैसे, ये एक त्रिभुज हो गया कौन सा A B और D, ठीक है। और ये एक त्रिभुज हो गया कौन सा F E और C, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को अलग अलग कर लिया। ये वाला कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है, कोण वो लाइन BD, लाइन ये वाली BD बराबर है किसकी
ईसी के, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कोण ए बी डी और कोण एफ ई सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ये दोनों कोण कितना हो गए, 90 डिग्री। अब देखिए लाइन ए बी बराबर है लाइन एफ ई के, लाइन ए बी बराबर है लाइन एफ ई के, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो इतना आपको दिया हुआ है। तो देखिए आपने सर्वांग में एक नियम पढ़ रखा है, ऐसे इसका कौन सा, भुजा कोण भुजा वाला, ठीक है। साइड एंगल साइड, ऐसे इसका मतलब साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड समान है और एक कोण क्या है, त्रिभुज है, वो एक कोण क्या है, बराबर है, तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों भुजाएं समान है, ठीक है, और ये वाला कोण बीच, इन दोनों के बीच का कोण दोनों में समान है। तो बताओ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे क्या, ठीक है। यदि सर्वांग हो जाते हैं तो ये कोण 60 है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा, 30 डिग्री, तो ये भी कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा ना। किस किस को दे रखा है, ए बी डी, कौन कौन से सर्वांग हो जाएंगे, ए बी डी बराबर हो जाएंगे एफ ई सी के, ठीक है। तो अब अपन को क्या बताना है, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी ये कितना है, 60 है। और कोण एफ सी ई, कोण एफ सी ई ये कितना है, 30 है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, देखो काटोगे तो 2:1 इनका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न पाई चार्ट एक कंपनी में विभिन्न विभागों के कुल 1600 कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है और तालिका विभिन्न विभागों के पुरुषों और महिला कर्मचारियों का औसत दर्शाती है। इसका अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। ये औसत में अनुपात को दर्शाती है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको ये वाला पाई चार्ट है, वो तो बता रखा है कि 1600 कर्मचारी है और किस विभाग में कितने कर्मचारी, टोटल कर्मचारी महिला और पुरुष का, ठीक है। और ये वाला आपकी जो तालिका आपके सामने वो क्या दर्शा रही है कि एचआर में आपका जो मेल और फीमेल का जो रेशियो वो 3:5 है, ठीक है। ऐसे आईटी लेखा विपणन उत्पादन का आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अब आपको पूछा क्या है, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। सबसे पहले देखते हैं उत्पादन विभाग में कर्मचारी कितने, 30%, 1600 का 30% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 16 3 48, 480 हो जाएंगे टोटल किसमें, उत्पादन विभाग में। सभी विभागों में महिला कर्मचारियों की संख्या, देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, 1600 का 8% क्या हो जाएगा, एचआर में टोटल हो जाएगा 8%, ठीक है। इसमें से ये क्या है, टोटल है, टोटल मतलब महिला और पुरुष टोटल है। तो देखो एचआर में महिला और पुरुष दोनों कितने, 8 है, और इनमें से महिलाएं कितनी है, 3 है, तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। प्लस 1600 का देखो दूसरे विभाग में 1600 का आईटी में 15% है, देखो सब में 1600 का आएगा, 1600 आएगा इंटू में, तो मैं 1600 को पहले ही क्या कर लेती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आईटी में कितना है, 15% है, 15/100 कर लिया, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं, 3 और 2 5 है। इसमें से महिला, अच्छा मेल फीमेल का बताना है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यहाँ पे फीमेल का कितना है, अनुपात 3 है, ठीक है। प्लस अब देखो आगे कौन सा, लेखा में 1600 का 25%, 25/100, टोटल कितने लेखा में, 7 और 3 10, इसमें से महिलाएं कितनी है, 7 है, तो 7 से इंटू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो किसमें, विपणन में 22%, ठीक है। टोटल कितने हैं, 7 और 4 11, इसमें से महिलाएं कितनी है, 4, ठीक है। इसके बाद में देखो लास्ट कौन सा, उत्पादन, इसका 30% है, टोटल कर्मचारी दोनों कितने हैं यहाँ पे, 8, और महिलाएं कितनी है, 3, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे अपन, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सब में से 100 बाहर लेते हैं अपन, सब में से क्या कर लेंगे, 100 को बाहर ले लेंगे, तो 2 जीरो से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देखो सोल्व करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार, ये कटेगा क्या आपका, इसको रहने देते हैं।